हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसको हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड भी कहते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अब कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या होते हैं। तो आपने जिस हिसाब से पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ हाउसहोल्ड्स टू परचेज अ कमोडिटी आर नोन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। वो सारे फैक्टर्स जो आपकी डिसीजन को असर करते हैं कि आप सामान खरीदें या ना खरीदें, उनको फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहा जाता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिमांड। नंबर वन, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसको मैंने कैपिटल पी लिखा लिखा हुआ है। तो आपको तो सबसे पहले पता ही है ना कि किसी भी चीज की प्राइस ज्यादा होती है तो आप डिमांड कम करते हो, प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा करते हो, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। मतलब अगर सिर्फ प्राइस और डिमांड का रिलेशन देखा जाए तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? पेपर भी तो भरना है ना, आपने पेज भी तो भरने हैं, तो फिर कैसे लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पहली लाइन तो वही लिख दी इंग्लिश में गोल मोल करके जो मैंने पॉइंट लिखा है कि इट इज अनदर मेन फैक्टर या इट इज द मेन फैक्टर। समझ की बात? अब आपने क्या करना है, नॉर्मली there is an inverse relationship between the price of the commodity and its quantity demanded। नॉर्मली जो है प्राइस और डिमांड में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। मगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जिसमें प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन की बजाय पॉजिटिव होता है। उसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसको कहते हैं हम एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, वो भी बताऊंगा। It implies that lower the price of the commodity, larger is the quantity demanded, and higher the price, lesser is the क्वांटिटी परचेज्ड या क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी बाइड। एक ही बात है। ठीक है, तो एक ही बात है कि भाई प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम करोगे, प्राइस कम हो गया तो डिमांड ज्यादा करोगे। दिस टाइप ऑफ डिमांड इज नोन एज प्राइस डिमांड, क्योंकि ये प्राइस से सरदार हो रही है। अगर आपकी डिमांड प्राइस से सरदार हो रही है, अगर प्राइस के चेंज होने से आपकी डिमांड में कोई चेंज पड़ रहा है तो उसको प्राइस डिमांड भी कहा जाता है। दस, प्राइस डिमांड रेफर्स टू different quantities of a commodity which are purchased at different prices। तो प्राइस डिमांड को हम ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग क्वांटिटीज आपने खरीदी एक ही चीज की और अलग अलग प्राइसेस पे, उसे प्राइस डिमांड भी कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है प्राइस जो आपकी डिमांड को असर डालता है। सेकंड प्राइस क्या आ जाता सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है, इनकम। इनकम को मैंने कैपिटल वाई से डिनोट किया है। तो इनकम भी असर डालती है। कैसे असर डालती है आपको अच्छे से समझना होगा ये। तो फर्स्ट पॉइंट तो वही लिखना है, लिख देना है पहली लाइन कि income of the consumer is the basic determinant of the quantity demanded of a product as it determines the purchasing power of the consumer। तो इनकम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी डिमांड को असर डालता है, क्योंकि इनकम आपकी परचेजिंग पावर को असर डालती है। परचेजिंग पावर ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली आप अच्छी चीज खरीदोगे ना। जनरली देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड हिज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। दैट इज, with an increase in income the demand for commodity increases and vice versa। जनरली ये माना गया है कि जब भी इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इनकम गिरती है तो डिमांड आपकी गिर जाती है। बट किन चीजों की, अब मैं आगे डिस्कस करूंगा किन किन चीजों की करती है, मगर ये नॉर्मल बात है। हाउएवर दिस मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं रहेगा, इसीलिए हमें विद रिस्पेक्ट टू कमोडिटीज बताना पड़ेगा। While discussing the relationship between income of the consumer and demand for a commodity, we may distinguish between three types of goods। अब तीन अलग अलग टाइप के गुड्स हैं जिसमें इनकम के साथ अलग अलग रिलेशन बनता है। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है नॉर्मल गुड्स। ठीक है, अब अगर आपने सिंपल लैंग्वेज में आपने लिखना है नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, तो मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ कि नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं इन विच, ध्यान से समझना, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन विच प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। मतलब प्राइस के बढ़ने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के गिरने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। एंड इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उनकी डिमांड बढ़ा दोगे, इनकम गिर जाएगी तो डिमांड गिरा दोगे। तो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव हो गया, जो प्राइस इफेक्ट है वो नेगेटिव हो गया। बट हम इतनी सारी चीजें इसके अंदर नहीं लिखेंगे, वो तो मैंने आपको एक अलग से बता दिया कि नॉर्मल गुड्स की डेफिनेशन आई तो आपने कैसे लिखनी है। तो नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स the demand for which increases with the increase in income of the consumer and decreases with the fall in
इनकम। तो इसमें सिर्फ नॉर्मल गुड को विद रिस्पेक्ट टू इनकम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो इनकम के बढ़ने से जो आप डिमांड ज्यादा करते हो और इनकम के गिरने से डिमांड कम करते हो। एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप शोरूम्स के सामान ज्यादा खरीदते हो ना मॉल वगैरह में जाके, इनकम ज्यादा है तभी ज्यादा खरीदोगे, इनकम कम है तभी कम खरीदोगे, समझ की बात। सो वो एग्जाम्पल दिया, आप सीरियसली मत लेना, ये डेफिनेशन ही लिखना, वहां पेपर में शोरूम ना लिख के आ जाना, ठीक है। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर्स इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है। देयर इज अ होल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच वी परचेज इन लार्ज क्वांटिटीज एज आर इनकम राइजेस। कई कॉमोडिटीज हैं, जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। फॉर इंस्टांस, कंज्यूमर में इंक्रीज हिज डिमांड फॉर क्लोथ्स, क्लोथ्स ज्यादा खरीद लेगा, टीवी खरीद लेगा, फ्रिज खरीद लेगा, कार खरीद लेगा, एटसेट्रा, ठीक है। As a matter of fact, all articles of comforts and luxuries, that is, goods which make our life more comfortable and enjoyable, belong to this category of normal goods. वो सारी चीजें जो हमारी जिंदगी को आसान बनाती हैं, कंफर्टेबल बनाती हैं, लग्जूरियस बना देती हैं, वो सारी चीजें इन टाइप के गुड्स में आ जाती हैं। As our income increases, we can afford to purchase the larger quantity of these goods. जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम ज्यादा ज्यादा ये चीजें खरीदते हैं। तो ये तो आ गया, ये आ गया सिर्फ इनकम उसकी बात, क्या कहते हैं, नॉर्मल गुड्स की बात। अब आ जाता है कौन सा, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के साथ इनकम का क्या रिलेशन है? सबसे पहले मैं बताता हूं आपको इंफीरियर गुड्स की अगर डेफिनेशन आ जाती है तो वो कैसे लिखनी है। आपने कहना है इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स इन विच प्राइस इफेक्ट, जो प्राइस इफेक्ट होता है वो क्या होता है, प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। मतलब अगर इंफीरियर गुड सस्ते हुए तो आप इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ाओगे, अगर इंफीरियर गुड महंगे हुए तो आप इनकी डिमांड नहीं बढ़ाओगे। इंफीरियर गुड का जो प्राइस इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। दूसरी तरफ इंफीरियर गुड का जो इनकम इफेक्ट होता है वो क्या होता है, जब भी आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप डिमांड फॉर इंफीरियर गुड कम कर देते हो, और जब इनकम गिर जाती है तो आप डिमांड फॉर इंफीरियर गुड बढ़ा देते हो। तो इनकम के साथ भी इसका नेगेटिव रिलेशन होता है। अब आप खुद सोचो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो नॉर्मल सी मार्केट है, शोरूम्स नहीं है, कोई छोटी मोटी सी मार्केट है, रेडी मार्केट टाइप कह सकते हो, ठीक है, छोटे मोटे जो बाजार होते हैं। जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप तो मॉल्स में जाओगे ना, ऐसे इंफीरियर मार्केट में थोड़े ना जाके सामान खरीदोगे। ये आपको सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो पेपर में ये मत लिख के आ जाना। तो गुड्स फॉर विच सुपीरियर सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल आर कॉल्ड इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके सुपीरियर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, जिनके प्राइसेस हाई रहते हैं, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आपको अकेले आ जाती है तो इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स इन विच प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव एंड इनकम इफेक्ट इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। तो इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच फॉल्स with the increase in income of the consumer and increases with the fall in income of the consumer। ये वाली बात कर दी ना, inferior goods are those goods जिसमें इनकम बढ़ती है तो आप इनकी डिमांड कम करते हो क्योंकि आप इनके सुपीरियर की तरफ शिफ्ट हो जाते हो, और जब भी इनकम गिरती है तो इनकी डिमांड ज्यादा करते हो। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। तो मतलब इनकम और इंफीरियर गुड्स की डिमांड में इनवर्स रिलेशन मतलब नेगेटिव रिलेशन है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। फॉर एग्जाम्पल द डिमांड फॉर कोर्स सीरियल, कोर्स सीरियल होता है इंफीरियर सीरियल्स, ठीक है, लाइक मेज और ज्वार may decrease when the income increases beyond a particular level because the consumers may substitute it for a superior cereal like wheat or rice। तो अगर एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर कईयों की तनख्वाह कम है तो वो क्या करेंगे, वो मेज कंज्यूम करेंगे, ज्वार की रोटियां खाएंगे, बट जैसे इनकम बढ़ जाएगी तो जो सुपीरियर सीरियल्स हैं, जो सुपीरियर अनाज जैसे व्हीट है या राइस है, उस पे शिफ्ट कर जाएंगे। समझ की बात। कोर्स सीरियल्स या कोर्स क्लोथ्स या फिर कह लो जो इंफीरियर सी चीजें होती हैं आर द एग्जांपल्स ऑफ इंफीरियर गुड्स। कंज्यूमर्स विल परचेज मोर ऑफ दीज गुड्स एट लोअर लेवल ऑफ इनकम। जब कंज्यूमर की तनख्वाह कम है तो वो ये ज्यादा खाएगा। एट लो लेवल्स ऑफ इनकम, increase in income of the consumers is accompanied by increase in the demand for these commodities। मैं फिर से पढ़ता हूँ। at low levels of income increase at low level of income increase in income, मतलब अगर देखें कि अगर बंदे की शुरुआत में इनकम लो है तो क्या होगा, at low levels of income increase in income, अगर बंदे की इनकम बढ़ जाती है, अगर इनकम, मैंने ये पूरी लाइन लिखी है कि अगर शुरू में लो लेवल ऑफ इनकम है तो अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, इट इज अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन द डिमांड फॉर दीज कमोडिटीज। शुरू में क्या होगा, आप, मैं फिर से बताता हूं, आपकी इनकम क्या है, लो इनकम। शुरू में आपकी इनकम बढ़ी तो शुरू में इनकम बढ़ेगी तो शुरू में क्या होता है, आप इनकी
डिमांड थोड़ी सी बढ़ाओगे, मगर इनकम लेवल एक हद से ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो आप इनकी डिमांड कम करके दूसरों की डिमांड करनी शुरू कर दोगे, ठीक है। However, once a certain level of income is achieved, further increase in income are accompanied by a fall in the demand for these commodities as consumers shift to superior products. अगर आपकी मान लो 1000 रुपये तनख्वाह है, 1000 से 1100 हुए तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर 2000 से ऊपर चलेगी तो आप क्या करोगे, आप सुपीरियर चीजें कंज्यूम करनी शुरू कर दोगे। मैं 1000-2000 की एग्जांपल ले रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि 1000-2000 में कुछ आता है, नहीं आता, समझ गई बात। नेक्स्ट आ जाता है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज के साथ इनकम का क्या रिलेशन है वो डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज सॉल्ट एंड मैच बॉक्स, जैसे माचिस की तीली या कोई छोटी मोटी चीजें, नमक हो गया, द क्वांटिटीज परचेज्ड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम अप टू a certain level and thereafter it remains constant irrespective of the level of income। इसमें ये बताया हुआ है कि शुरू शुरू में इनकम बढ़ेगी तो आप क्या है, 2-4 चीजें ले आओगे, 5-7 चीजें ले आओगे, सॉल्ट है या फिर माचिस की तीली है, 2-4 डब्बे ले आओगे, सॉल्ट एक पैकेट खरीदते थे 4 पैकेट खरीद लोगे। बट अगर एक लेवल से ज्यादा आपकी वो इनकम बढ़ जाती है तो आप इसकी डिमांड को इंक्रीज थोड़े ना करोगे, डिमांड तो उतनी रहेगी, बस सामान खरीद के ले आओगे उतने दिन तक, जब तक वो खत्म नहीं होता फ्रेश नहीं खरीदोगे। This is in the view of the fact that there is an upper limit to the consumption of such goods। अगर आप 2 पैकेट या 5 पैकेट लेके भी आगे नमक के, तो आपने खाना तो उतना ही है ना। तो कहने की बात है, एक लेवल से ज्यादा इनकम बढ़ भी जाती है तो आप इनकी कंजम्पशन सेम रखोगे, क्योंकि इनकी एक अपर लिमिट है, उससे ज्यादा तो हम नहीं कंज्यूम कर सकते। अब this functional relationship between the demand for a commodity and the level of income is known as income demand। ये जो 3 पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए, ये इनकम के साथ गुड्स के रिलेशन है ना, तो जब भी इनकम और गुड्स का डिमांड का रिलेशन जो होता है उसे इनकम डिमांड कहा जाता है। द इनकम डिमांड शोज हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अ कंज्यूमर विल बाय एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। तो इनकम डिमांड हमें ये बताती है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे कितना कितना सामान खरीदा जाएगा, समझ गई बात। तो जो सेकंड पॉइंट है वो था इनकम। थर्ड पॉइंट आ जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो ये कैसे असर डालता है, द लेवल ऑफ डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड आल्सो बाय द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। तो पहली लाइन तो वही लिख दी कि भाई टेस्ट एंड प्रेफरेंस असर डालता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डिपेंड्स अपॉन सोशल कस्टम्स, जो आपके जो कस्टम्स हैं, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर क्या है, फैशन क्या है, जनरल लाइफस्टाइल क्या है हमारा, एडवर्टाइजमेंट कैसी चल रही है टीवी वगैरह पे या इंटरनेट पे, न्यू इन्वेंशंस कैसी हो रही हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीजें जो है हमारे जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसको असर डालती हैं। इसमें ऐड भी कर सकते हो, वेदर भी असर डालता है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है सम ऑफ दीज फैक्टर्स लाइक फैशन कीप ऑन चेंजिंग लीडिंग टू चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसमें जो फैशन है वो लगातार चेंज होता रहता है, उससे हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होते रहते हैं। एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स चेंजेस। तो टेस्ट फैशन के टेस्ट होने से या टेस्ट एंड प्रेफरेंस के चेंज होने से आपका जो डिमांड है वो भी चेंज होता रहता है। पीपल स्विच ओवर फ्रॉम द चीपर ओल्ड फैशन गुड्स टू द कॉस्टलियर न्यू फैशन गुड्स। लोग जो फैशन में चल रहा है वो सामान खरीदते हैं, चाहे वो थोड़ा महंगा भी है। जो ओल्ड फैशन है वो कम खरीदना पसंद करते हैं या नहीं खरीदते। Increased demand for the smart designer clothes is an example of of such या of such change in taste या change in taste लिख सकते हो। तो सिंपल वर्ड्स में जैसे जैसे नए डिजाइनर क्लोथ्स आते हैं, नई नई टाइप की जीन्स आती हैं, वो महंगी है हम फिर भी खरीद लेते हैं, ये एक एग्जांपल होगी। द फिजिकल फिटनेस क्रेज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर जिम इज अनदर एग्जांपल। जैसे आजकल ट्रेंड चला हुआ है जिम जाना है, ठीक है ना, तो जिम जाने का क्रेज जैसे जैसे हर एक का टेस्ट एंड प्रेफरेंस उसकी तरफ हुआ पड़ा है, साल साल की फीस भर देते हैं और फिर जाते नहीं है, समझ गई बात। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसको मैंने पीआर से डिनोट किया गया है। द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एज वेल। तो जो हमारी डिमांड है वो रिलेटेड गुड्स के प्राइस से भी असरदार होती है। रिलेटेड गुड्स वो गुड्स जो हमारे गुड के साथ रिलेट करते हैं, लाइक सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, वो क्या होते हैं उनको मैं नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब हेडिंग्स पे। इफ अ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन पर्टिकुलर गुड affects the demand for another good, we can say that द टू गुड्स आर रिलेटेड। अगर एक गुड के प्राइस के चेंज होने से दूसरे गुड की डिमांड पे कोई फर्क पड़ता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गुड्स हैं ये रिलेटेड गुड्स हैं। रिलेटेड गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं, लाइक पेप्सी एंड कोक, टी एंड कॉफी, समझ गई बात। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई the same type of need and hence can be used in place of
वन अनदर, एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं, उन्हें सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। जैसे पेप्सी एंड कोक, टी एंड कॉफी आर द एग्जांपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर वन गुड एंड द प्राइस ऑफ अदर गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड में एक के प्राइस में और दूसरे की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर कॉफी महंगी हो जाएगी तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर कॉफी सस्ती होगी तो की टी की डिमांड गिर जाएगी। तो एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन हुआ ना। आप ये पेप्सी एंड कोक की बात भी कर सकते हो, अगर पेप्सी महंगी होगी तो कोक की डिमांड गिर जाएगी। और उल्टा बोल गया, अगर प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ गई, इसमें मैंने उल्टा बोल दिया, अगर प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ जाती है तो डिमांड फॉर कोक बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पेप्सी पीने वाले हैं वो सारे के सारे कोक की तरफ आ जाएंगे, और अगर पेप्सी सस्ती होगी तो कोक की डिमांड गिर जाएगी। इसी वजह से देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट एंड द प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट। तो इसमें मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस में प्राइस ऑफ कॉफी लिखा है, नीचे क्वांटिटी डिमांडेड फॉर टी। तो ये जो डिमांड कर्व है ये अपवर्ड स्लोपिंग है, पॉजिटिव स्लोप है, जो हमें बता रही है अगर प्राइस मान लो इतना है, डिमांड इतना है, अगर प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ जाता है तो डिमांड फॉर टी बढ़ जाएगी। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, समझ गई बात। तो जब भी पॉजिटिव रिलेशन होगा डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग ही बनेगी, अपवर्ड स्लोप ही दिखाती है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, समझ गई बात। नेक्स्ट आ जाता है इससे उल्टा, वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मिल के दो या दो से ज्यादा गुड्स आपस में मिलते हैं, एक पर्टिकुलर चीज की डिमांड पूरी होती है। फॉर एग्जांपल, आपकी डिमांड है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कार एंड पेट्रोल चाहिए, ठीक है। आपको गर्मी लग रही है, बिजली और फैन, समझ की बात। आपने कम्युनिकेट करना है तो आपके लिए फोन और सिम चाहिए, ठीक है। अब आप ये ना कहना कि आजकल तो ई सिम आने शुरू हो गए, ठीक है, कनेक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना फिर भी। तो कोई भी ऐसे गुड्स जो दो या दो से ज्यादा गुड्स जो आपस में मिल के आपकी डिमांड को पूरा करें, एक अकेले गुड का कोई फायदा ना हो, उसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर complementary to one another in the sense that they are used jointly or consumed together to satisfy a given want, that is car and petrol, phone and sim etc। अब कार एंड डीजल भी कह सकते हो, समझ के, कार एंड सीएनजी भी कह सकते हो आजकल। तो दो चीजें आपस में मिलेंगी और आपकी डिमांड पूरी होगी, तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, उल्टा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन द डिमांड फॉर अ गुड एंड द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल कार की डिमांड गिर जाएगी ना, आप कोई सीएनजी कार वगैरह खरीदना शुरू कर दोगे। आजकल तो डीजल खरीदने को कह नहीं सकता क्योंकि सरकार बैन लगाई जा रही है। और अगर पेट्रोल सस्ता हो गया, जब भी पेट्रोल सस्ता होगा तो जो डिमांड फॉर पेट्रोल कार्स है वो बढ़ जाएगी। तो डायग्राम में आप ये कह सकते हो, मैंने वाई एक्सिस पे प्राइसेस ऑफ पेट्रोल और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कार्स लिखा हुआ है। इसमें प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, दैट इज वाई जो डिमांड का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एग्जांपल देता हूँ, मान लो इतना प्राइस है तो डिमांड इतनी है, अगर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो जो पेट्रोल कार्स है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, समझ की बात। तो इसके बाद इस पॉइंट को कंक्लूड करते हैं, द वे डिमांड for one product is affected by a change in the price of another product is known as क्रॉस डिमांड और क्रॉस प्राइस इफेक्ट। एक गुड के प्राइस के चेंज होने से दूसरे गुड की डिमांड जिस हिसाब से हिल रही है, इसको हम क्रॉस डिमांड कहते हैं या क्रॉस प्राइस इफेक्ट कहा जाता है। द क्रॉस डिमांड शोज द फंक्शनल रिलेशन between the price of a commodity and the demand for some other related commodity। तो क्रॉस डिमांड हमें ये बताती है कि एक चीज के प्राइस के चेंज होने से दूसरे जो गुड के डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड में या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस भी बहुत असर डालती है। मैं आपको पहले सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मान लो प्राइस एक्सपेक्टेड बढ़ रहा है, आपको लगता है कि कल को ये चीज महंगी हो जाएगी, तो डिमांड फॉर टुडे, आज क्या करोगे, आज की ही डिमांड बढ़ा दोगे, ठीक है। डिमांड फॉर टुडे बढ़ जाएगी। जैसे कभी कभी सबको लगता है कि भाई पेट्रोल महंगा होने वाला है या सरकार डिक्लेयर कर देती है कल से ये रेट हो जाएगा, लोग आज ही टैंकियां फुल कराने पहुंच जाते हैं, समझ गई बात। और वहां जाम में फंस के जितने पेट्रोल के पैसे बचाने थे उतने जाम में फंस के पैसे उनके निकल जाते हैं। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई चीज सस्ती हो जाएगी तो आप उसकी डिमांड गिरा दोगे, समझ गई बात। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट सच थिंग्स एज फ्यूचर प्राइसेस, इनकम, availability of goods, etc., play an important role in determining the demand for goods and services in the current period because goods can be stored or their consumption can be postponed। तो मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ प्राइस की बात बताई थी, तो इनकम भी
असर डालती है। एक्सपेक्टेशंस कंज्यूमर की रिलेटेड टू इनकम हो या प्राइजेस हो या अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स हो। जैसे कोरोना में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स कम हो गई थी क्योंकि दुकानें बंद होनी शुरू हो गई थी, सब कुछ, तो लोगों ने होर्ड करके रख लिया सामान घर में, समझ की बात, क्योंकि आप उसको फ्यूचर कंजम्पशन के लिए भी यूज कर सकते हो। अब इन सारी चीजों को मैंने डिटेल में बताया है। फॉर इंस्टांस, इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ राइज in the price of a commodity in future, they would demand greater amount of this commodity today with a view to avoid purchasing it at higher price in the future। अगर उसे लगता है कि कोई चीज फ्यूचर में महंगी हो जाएगी तो वो आज ही बल्क में खरीद लेगा ताकि फ्यूचर में उसे महंगी ना खरीदनी पड़े, ठीक है। You often find a long queues in the petrol pumps when the prices of petrol is expected to rise। जब भी आपको लगता है कि प्राइसेस बढ़ेंगे पेट्रोल के, आज ही टंकियां फुल कराने पहुंच जाते हो, ठीक है। सिमिलरली इफ प्राइस एक्सपेक्ट, शुरू से बढ़ता हूँ। सिमिलरली इफ पीपल एक्सपेक्ट एन इंक्रीज इन द इनकम, अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम बढ़ जाएगी, एक्सपेक्टेशन आपकी, दे विल बाय मोर कमोडिटीज इन एंटिसिपेशन ऑफ राइज इन देयर इनकम। अगर मुझे लगता है कि मेरे को इतने बच्चे आ गए मेरे पास पढ़ने और मेरे पास इतनी ज्यादा फीसें आएंगी, अभी आई नहीं होती, मैं पहले ही खर्चा करना शुरू कर देता हूँ। समझ की बात, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। इन दिस वे या इन द सेम वे, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स scarcity of certain goods in future on account of their expectation that its production may fall in future due to strike, crop failure, etc., the current demand for such goods would increase। अगर आप सोचते हो कि फ्यूचर में इस चीज की सप्लाई बड़ी कम हो जाएगी किसी भी वजह से, तो आज ही आप बल्क में लेके रख लेते हो ताकि आपको मतलब कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज। इसको मैंने स्मॉल सी से डिनोट किया है। ये तो सिंपल है, क्रेडिट फैसिलिटीज होंगी तो डिमांड तो अपने आप बढ़ेगी। जैसे फॉरेन कंट्रीज में हर एक चीज इजी ईएमआई पे मिल जाती है, तो वहां पे डिमांड पर्टिकुलरली ज्यादा रहती है। If consumers are able to get credit facilities or they are able to borrow from the banks, they would be tempted to purchase certain goods they could not have purchased otherwise। अगर कंज्यूमर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज दी जाएं, ईएमआई फैसिलिटीज दी जाएं, लोन फैसिलिटीज दी जाएं, जो वो नहीं भी खरीदना चाहते तब भी खरीद लेते हैं, समझ की बात, तो डिमांड ओवरऑल बढ़ जाती है। फॉर इंस्टेंस, द डिमांड फॉर कार्स इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड partly because people are able to get loans from the banks to purchase cars। अब आपने कोई भी अकाउंट खुलाया हुआ है, तो अगर आपके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे पड़े रहते हैं तो आपको फोन कर करके कहेंगे सर जी आपका वो क्या कहते हैं लोन पास हो गया है, आपका लोन पास हो जाएगा 1 मिनट में, 5 मिनट में कर देंगे, कोई कागजी पैसे भी नहीं लेंगे, कोई चार्जेस नहीं लेंगे, आप लोन ले लो, लोन ले लो, समझ की बात। तो एकदम से अगर आपको लोन्स की फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी तो कार के लिए मिलनी शुरू हो जाएगी, तो कार की डिमांड तो बढ़ेगी ना। क्रेडिट फैसिलिटीज मोस्टली इफेक्ट द डिमांड फॉर एक्सपेंसिव ड्यूरेबल गुड्स। तो क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सपेंसिव ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड को बढ़ावा देती है, ठीक है। कोई ऐसी चीज को बढ़ावा नहीं देती जो आपने वन टाइम कंज्यूम करके खा लिया। अब आप पेस्ट्री खा रहे हो तो वो ईएमआई पे थोड़ी ना लोगे, समझ की बात। कार्स की डिमांड, फ्रिज की डिमांड, बड़े बड़े जो एलईडी टीवीज जो चल रहे हैं 60-70 इंच के, उनकी डिमांड, ऐसी ऐसी चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, घर की डिमांड बढ़ जाती है, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इसको मैंने डीई से डिनोट किया, बहुत मजेदार पॉइंट है ये। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है? जब हम अपने से हाई लेवल के बंदों की कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि भाई विराट कोहली ने ये जूता पहना है, मुझे भी यही पहनना है, भाई फलां फलां एक्ट्रेसेस ने ये वाला सूट पहनना है, मुझे भी यही वाला पहनना है, उसने ये फोन रखा है, मुझे भी यही फोन लेना है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू एमुलेट the consumption style of other persons, such as his friends, neighbors, or any rich person. For instance, the demand for luxury cars and expensive mobile sets has increased in the recent years, partly because of his desire of the people to follow the consumption style of others। सिंपल वर्ड्स में लोग चाहते हैं कि हम किसी और बड़े बंदे को या सेलिब्रिटी को कॉपी करें, उनके चक्कर में सॉरी उनके चक्कर में जो लग्जरी आइटम्स हैं या फिर लग्जरी फोन्स हैं उनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट डिमांड, इसमें मार्केट डिमांड की बात आ गई, ठीक है, वो इंडिविजुअल डिमांड चल रही थी। मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। जो ओवरऑल मार्केट में डिमांड होती है वो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पे भी डिपेंड होती है। साइज, पॉपुलेशन मतलब कितने नंबर ऑफ पीपल है, कितनी पॉपुलेशन है टोटल। कंपोजिशन मतलब कितने मेल कितने फीमेल या कितने, इस टाइप की बात है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो द पॉपुलेशन साइज ऑफ अ कंट्री
डिटरमिन्स द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, पॉपुलेशन साइज का मतलब है टोटल कंज्यूमर्स कितने हैं, टोटल बंदे कितने हैं। द लार्जर द पॉपुलेशन, लार्जर इज लाइकली टू बी द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। पॉपुलेशन ज्यादा होगी, कंज्यूमर्स भी ज्यादा होंगे। एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन will increase the demand for a commodity by increasing the number of consumers and vice versa। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन वो भी इफेक्ट करती है डिमांड को। कैसे? कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू वेरियस फेसेट्स ऑफ पॉपुलेशन लाइक नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इसमें काफी सारी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, काफी सारी चीजें आ जाती हैं कंपोजिशन में, कि कितने चिल्ड्रन हैं, कितने अडल्ट हैं, कितने मेल हैं, कितनी फीमेल हैं, एटसेट्रा। ठीक है, composition of population affects the demand because the type of goods demanded by different people are different। चिल्ड्रन के जो गुड्स हैं वो डिफरेंट है, जो लेडीज के गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो डिफरेंट है, मेल जो खरीदते हैं वो डिफरेंट है, ओल्ड एज जो खरीदते हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल द नीड ऑफ यंग एंड ओल्ड मेल्स एंड फीमेल्स एटसेट्रा डिफर। हर एक चीज की अलग अलग डिमांड है। इफ द नंबर ऑफ टीनेजर्स in the country, in the total population of a country increases, the demand for those goods that teenagers tend to buy, such as jeans, cricket bats, etc., will increase। Sorry, बोल बोल के गला बैठ गया। तो these are the demographic effects on the demand for different goods। तो ये demographic effects भी कह सकते हैं कि भाई कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में जिसकी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसकी डिमांड अल्टीमेटली ज्यादा होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है distribution of income। Distribution of income in the country also affect the demand for a commodity। Distribution of income भी हमारी जो डिमांड है उसकी पूरी की पूरी कंट्री में जो डिमांड है उसको असर डालती है। If the distribution of income in a country is unequal, मतलब कुछ लोग रिच हैं और कुछ लोग पुअर हैं, मतलब inequalities हैं। Rich people will have larger purchasing power with them। अमीरों के पास तो ज्यादा पैसा होगा। Therefore there will be more demand for luxury goods like cars, LED TVs, etc. On the other hand, if the income is evenly distributed, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सबके पास बराबर बराबर पैसा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, देयर विल बी लेस डिमांड फॉर लग्जरीज एंड मोर डिमांड फॉर इसेंशियल गुड्स और नेसेसिटीज। सबके पास बराबर पैसा है तो इसेंशियल गुड्स या नेसेसिटीज की डिमांड ज्यादा होगी। दूसरी तरफ अगर अमीर बहुत ज्यादा होंगे और गरीब बहुत, मतलब अमीर और गरीब के बीच में गैप बहुत ज्यादा होगा, तो लग्जरी गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि गरीब तो खरीद नहीं पाएंगे, अमीर तो खरीदेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, वेदर कंडीशन वगैरह। डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स depends upon climatic factors because of different goods are needed for different climates। अलग अलग क्लाइमेट पे अलग अलग चीजें कंज्यूम की जाती हैं, इसी वजह से जो क्लाइमेट है वो भी हमारी डिमांड को असर डालता है। फॉर इंस्टेंस द डिमांड फॉर आइस, फैंस, एयर कंडीशनर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉटन क्लोथ्स एटसेट्रा इंक्रीजेज इन समर। समर में वो जो समर की चीजें हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। आइसक्रीम खा सकते हो, आइस खा सकते हो, और आइस खा नहीं सकते मतलब इस्तेमाल कर सकते हो पानी वगैरह या कोल्ड ड्रिंक में डाल के। फैंस या एसीज वगैरह इनकी डिमांड बढ़ जाती है। लाइकवाइज इन विंटर द डिमांड फॉर हीटर्स, विंटर में हीटर्स की, ब्लोअर्स की, या फिर जो हॉट ड्रिंक्स हैं या वूलन क्लोथ्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो हमारी डिमांड क्लाइमेट या वेदर के ऊपर भी तो होती है। और एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, वही अगर बरसातें चल रही हैं, बारिशें चल रही हैं, तो भाई छतरी की डिमांड या रेनकोट की डिमांड भी बढ़ जाती है। वैसे तो कोई रेनकोट खरीदेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, वो भी डिमांड को असर डालती है। इफ द गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस ऑन वेरियस कमोडिटीज इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी एटसेट्रा, द प्राइसेस ऑफ दीज कमोडिटीज विल इंक्रीज। अगर सरकार कोई पर्टिकुलर चीजों पे टैक्स लगा देती है, उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो उनकी डिमांड तो गिरी जाएगी। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर दीज गुड्स विल फॉल। बट on the other hand, if the government incurs more expenditure on the construction of roads, bridges, in setting up of industries, etc., the demand for goods needed for construction will increase। अगर सरकार क्या करती है, अगर सरकार वेलफेयर के ऊपर खर्चा करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो जो चीज़ों की डिमांड चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए, सरिया वगैरह, सीमेंट वगैरह, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसीलिए जब भी क्या कहते हैं सरकार अनाउंस करती है कि मैं इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगी, इतने करोड़ खर्च करूंगी, उतने करोड़, तो जो भी सीमेंट और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं, इन कंपनियों को टेंडर देती है, तो उनके शेयर के प्राइस भाग जाते हैं, क्योंकि उनको पैसा मिलता है। समझ की बात? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।